जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लेसन को। मैप आपको दिख ही रहा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम लोग इस लेसन को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेसन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, इस लेसन को हम लोग दो तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आज, दो पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कंटेंट, जो कि हिस्ट्री का है पूरा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो टीचिंग एग्ज़ाम या आप कोई टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। या केवी नवोदय या किसी भी स्टेट के टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं लेसन। फ्रेंड्स, बेसिकली इस लेसन में 5 जगहों की चर्चा की गई है जो किसी न किसी तरह ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। उन 5 जगहों में सबसे पहली है नर्मदा घाटी। दूसरी है उत्तर पश्चिम की किरथर व सुलेमान पहाड़ियाँ। तीसरी है पूर्व में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। चौथा है आपका गंगा घाटी क्षेत्र, जिसमें मगध की बात की गई है। और पांचवा है सिंधु व सहायक नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी तंत्र में उपजे आरंभिक नगरों की बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नर्मदा घाटी क्षेत्र। सबसे पहले यहाँ बात की गई है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, ये हेडिंग है पॉइंट की, नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब नर्मदा घाटी क्षेत्र के विषय में जो बुक में 2 फैक्ट दिए हैं वो क्या है? पहला है कई लाख वर्ष पूर्व मानव आवास के साक्ष्य। प्राप्त। ठीक है, पहला पॉइंट कहा गया है बुक में ये कि नर्मदा घाटी क्षेत्र से कई लाख वर्ष पूर्व के मानव आवास के अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी जो बात कही गई है वो है कि जो यहाँ का मानव है, जिसे कि आरंभिक मानव के रूप में पहचाना गया है, आरंभिक मानव, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था? आरंभिक मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, खाद्य संग्राहक। और बात की जा रही है नर्मदा नदी घाटी।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र में, ये मानचित्र मैंने बुक से ही बनाया है, आप बुक में भी देख सकते हैं, यदि बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो समझ लेते हैं पहले। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी है। तो देखिए नर्मदा नदी की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसे हम पहले देख लेते हैं। नर्मदा के उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में ताप्ती नदी का बहाव है। तो इस तरह से जो नर्मदा नदी है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित मानी गई है, विंध्य पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का यदि आप प्राचीन नाम देखें तो पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा नदी का पुराना नाम मिलता है रेवा नदी। रेवा नदी, मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ, इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना गया है, रेवा नदी। ठीक है, इस तरह से ये नर्मदा नदी की अवस्थिति हो गई। अब हम इसके ऐतिहासिक तथ्यों की यदि बात करें तो जो बुक में यहाँ पे बात की गई है कि कई लाख वर्ष पूर्व मानव आवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और उस मानव को आरंभिक मानव की परिभाषा देते हुए आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में जो क्षेत्र या जो दो साइट्स मुख्य रूप से जिनको यहाँ पे शामिल किया जा सकता है वो है, पहला तो है भीमबेटका, जिसकी की पूरी संभावना है कि इसी क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, और दूसरा है हथनौरा। तो इसमें किस तरह से क्या, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस मुख्य स्थान की यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले आता है भीमबेटका। भीमबेटका के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। भीमबेटका एक पूरा पाषाणीय आवासीय स्थल के रूप में पहचाना गया है, आवासीय स्थल के रूप में पहचाना गया है। भीमबेटका से मिला क्या है, भीमबेटका से मिला है शैलाश्रय मिले हैं, और ये जो शैलाश्रय हैं इनकी संख्या लगभग 750 है, और इन 750 में से लगभग 500 शैलाश्रयों में, लगभग 500 में शैलचित्र बने हैं। और ये जो शैलचित्र हैं ये मुख्य रूप से शिकार, नाच गाना, पशुओं की लड़ाई, आदि के हैं। और इन चित्रों में जिन पशुओं का चित्रण किया गया है ये चित्र हैं, और जिन पशुओं का चित्रण किया गया है वे हैं हाथी, गेंडा, जंगली सुअर, कुत्ता, हिरण। इन जानवरों का शेर, यहाँ पे शेर भी है, शेर। इस तरह से कह सकते हैं कि जो वन्य जीव है उनके शिकारों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। और इन चित्रों में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है, रंगों का प्रयोग वो है मैंगनीज, हेमेटाइट, लकड़ी के कोयले का मिश्रण, और पेड़ों की पत्तियों या फूलों की पत्तियों का अर्क,
तो इस तथ्य से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये शुद्ध रूप में प्राकृतिक रंग हुआ करते थे, रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये बात हो जाती है यहाँ पे भीमबेटका की जो गुफा है उसकी विशेषताओं की। अब भीमबेटका जो स्थान है उसके बारे में ये किंवदंती है कि यहाँ पर भीम बैठकर विश्राम किया करते थे, इस वजह से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। और भीमबेटका जो स्थान है वो वर्तमान में एमपी के रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य पड़ता है, उसमें आता है रातापानी अभ्यारण्य, उसमें पड़ता है। अब बात आती है कि भीमबेटका की गुफाओं की जानकारी हमें कैसे मिली। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की। डॉक्टर वी.एस. वाकणकर का पूरा नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। इस तरह से डॉक्टर वी.एस. वाकणकर के प्रयासों से भीमबेटका की गुफाएं हमारे सामने आईं और इन गुफाओं से हमें साक्ष्य मिलते हैं कई लाख वर्ष पूर्व मानव आवास के, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये मानव के आवास के साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से जो दूसरा स्थान है वो है फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो फर्स्ट लेसन के डिस्कशन के लिए आपको फिर कभी कुछ और नहीं देखना पड़ेगा। सेकंड स्थान जो है वो है आपका हथनौरा भी एमपी में ही है, एमपी के होशंगाबाद में। और हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को डॉक्टर अरुण सोनकिया जी को यहाँ से मानव कंकाल और उस मानव कंकाल में क्या शामिल है? कपाल ये मिला है। और ये जो कपाल है ये लगभग 3,50,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। 50,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। और डॉक्टर अरुण सोनकिया जी अब नहीं रहे हैं, मई 2018 में इनका देहांत हो चुका है। तो इस तरह से हथनौरा से प्राप्त इस कपाल का जब वैज्ञानिक निरीक्षण किया गया तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3,50,000 वर्ष पूर्व का माना गया। तो ये यहाँ पे मानव के होने के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इन्हें वर्ष, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व विरासत की सूची में
विश्व विरासत की सूची में शामिल। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इन 2 स्थानों की बात की है मैंने, वो इसलिए कि ये 2 स्थान संभावना बताते हैं जो कि आवासीय प्रमाण के साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें से भी जो भीमबेटका है उसकी चर्चा की संभावना यहाँ पे अधिक है, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी के अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक पड़ती थी, और ये जो शैलाश्रय मिले हैं इनसे पूरी तरह मानव आवास का वहाँ पे आभास होता है। वहाँ जो चित्रकारी की गई है उससे वहाँ मानव बस्ती होने का साक्ष्य मिलता है, जो कि गुफाओं में निवास करते थे। जबकि हथनौरा से सिर्फ मानव कंकाल के साक्ष्य की बात की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संभावना अधिक है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के भीमबेटका नामक क्षेत्र की यहाँ पे बात की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात यहाँ पे की गई है कि हमारे सामने सिर्फ नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात रख दी गई है, और हमें इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में उन क्षेत्रों को पहचानना है जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि यहाँ किसी समय में मानव बस्ती हुआ करती थी या मानव का आवास हुआ करता था। और क्योंकि नर्मदा घाटी क्षेत्र में संपूर्ण जो क्षेत्र है आसपास का वो जंगल का एरिया होता था, और यहाँ पे बात की गई है कि ये जो मानव है ये आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में रहा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण का शिकार किया करते थे। तो ये संभावनाएं इस नदी घाटी क्षेत्र में पूरी तरह से हमें फलीभूत होती हुई नजर आती हैं। इस तरह से यहाँ पे इन 2 क्षेत्रों को हम देख सकते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र के बाद में बात की गई है उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों की। तो देखते हैं उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सेकंड है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। तो इसकी भी हम पहले भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, तो भारत के सीमा पर तत्कालीन समय में भारत नहीं हुआ करता था। तत्कालीन जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था, और किताब में भी इसे भारतीय उपमहाद्वीप कह के ही परिभाषित किया गया है। तो हम भी उसी संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका अफगान का एरिया, और नीचे आपका आ जाएगा पाकिस्तान का एरिया, पाक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ने वाली किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में एक क्षेत्र है मेहरगढ़, जिसकी संभवतः यहाँ पे बात की गई है। और ये जो मेहरगढ़ है ये बोलन नदी, आपने बोलन दर्रा सुना होगा, बोलन नदी के किनारे या बोलन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाने वाला बोलन नदी घाटी क्षेत्र एक हरा भरा मैदान है, ऐसी संभावना जताई गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, हरे भरे मैदान जो हैं वो नदियों की तलहटी में और पहाड़ों की तराई में होते हैं। तो यहाँ पे संभावना है कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में जिस स्थान की बात की गई है वो है मेहरगढ़। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है वो सबसे पहले तो एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है। मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, और मेहरगढ़ से उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और ये जो कृषि है ये किसकी होती थी? गेहूं व
जौ की खेती, गेहूं व जौ की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और ये जो साक्ष्य हैं ये 8000 वर्ष पूर्व के माने गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, एनसीईआरटी की बुक में इसका टाइम पीरियड 8000 वर्ष दिया गया है, जबकि मैंने केसी श्रीवास्तव जी की बुक पढ़ी है उसमें 7000 वर्ष दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसे 8000 वर्ष पूर्व ध्यान रखें। सीटेट केवी नवोदय के संदर्भ में यदि 8000 वर्ष आता है वहाँ पे लिखा हुआ तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ध्यान रखिएगा। और यदि किसी बड़े एग्जाम में वहाँ 7000 वर्ष आ जाता है तो आप उसे सही कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो जो मेहरगढ़ है एक नवपाषाणिक बस्ती है, यहाँ से कृषि में गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब स्वाभाविक है कि यदि खेती होती थी तो वहाँ पे पशुपालन भी होता था। तो पशुपालन के साक्ष्यों की जानकारी कैसे मिलती है? यहाँ से भेड़, बकरी, गाय, हिरण, कुत्ता, इन जानवरों की अस्थियां मिली हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जो शवाधान मिले हैं, अंडाकार शवाधान मिले हैं, उन अंडाकार शवाधानों में मानव शव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहाँ से इस तरह से भी पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। तो इस तरह से सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जिस क्षेत्र की बात यहाँ पे की गई है वो हम कह सकते हैं मेहरगढ़ है, जो कि एक नवपाषाणिक पुरा स्थल रहा है, जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व के खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सबसे पहले जिस अनाज को मानव ने उत्पन्न किया था या उगाया था वो था गेहूं और जौ। अगली बात आती है गारो और विंध्य पहाड़ियों की। तो गारो और विंध्य पहाड़ियों के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी क्षेत्र में गारो पहाड़ियों की बात की गई है, जिनकी यदि हम भौगोलिक अवस्थिति देखें तो ये कुछ असम के क्षेत्र में और मुख्य रूप से मेघालय क्षेत्र में आती है। असम और मेघालय दोनों के क्षेत्र में ये आती हैं। तो ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं, यदि आपको कहीं पे असम भी लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। असम, कुछ कुछ बुक्स में असम भी आपको मिल सकता है, क्योंकि असम था ये 1972 से पहले और ये प्राचीन काल की बात की जा रही है। फ्रेंड्स देखिए, मेघालय जो राज्य है, मेघालय 21 जनवरी 1972 को मेघालय को असम से 3 जिले या 3 क्षेत्र आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को असम से पृथक करके 21 जनवरी 1972 को एक पृथक राज्य बनाया गया है, मेघालय। तो इस तरह से यहाँ पे हो सकता है आपको कहीं असम लिखा हुआ मिल जाए, कहीं मेघालय, लेकिन गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में विस्तारित हैं। तो यहाँ पे आप मेघालय कह सकते हैं। अब ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ये कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में है? ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ पे मानचित्र में आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फिर से वही अमूर्त चिंतन की बात आ जाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में गारो की पहाड़ियाँ हैं, और ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इन पहाड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो मेघालय राज्य आता है। और यदि हम असम राज्य की बात करते हैं तो असम राज्य में एक ऐतिहासिक स्थान आता है, वो आता है, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय राज्य, और नदी घाटी क्षेत्र कौन सा आ जाएगा आपका? मेघालय राज्य, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, और ये हम यहीं लिख लेते हैं, मेघालय 21 जनवरी 1972 को असम से
असम से गारो, खासी व जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया क्षेत्र पृथक कर निर्माण। अब यदि यहाँ पे मेघालय राज्य की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नवपाषाणिक काल के कुछ औजार मिले हैं। यहाँ से गारो की पहाड़ियों से नवपाषाणिक काल के औजार मिले हैं। औजार या उपकरण जो मुख्य रूप से पत्थर से निर्मित है। अब एक संभावना यहाँ पे आती है कि क्योंकि इन पहाड़ियों का विस्तार असम और मेघालय दोनों राज्यों में है, तो असम में एक स्थान पड़ता है दाउजली हैंडिंग, जो कि असम में पड़ता है। और ये जो दाउजली हैंडिंग है ये भी एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, और यहाँ से भी पत्थर के औजार और उपकरण मिले हैं, पाषाण उपकरण प्राप्त। तो इस तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो भारत के पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं वो हमें पाषाण उपकरण और औजारों के माध्यम से मानव बस्ती या ऐतिहासिक साक्ष्यों को प्रदान करती है। अगला आता है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स, देखिए बुक में जो फैक्ट लिखा हुआ है वो लिखा है विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। तो विंध्य के उत्तर में कौन सी नदी है? चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। और राज्य कौन सा पड़ता है? यहाँ पे बात की गई है मध्य भारत, ठीक है, मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो राज्य पड़ेगा वो है यूपी। कौन सा राज्य पड़ेगा? यूपी राज्य। और विंध्य के उत्तर की बात की गई है तो विंध्य के दक्षिण में तो नर्मदा नदी बहाव क्षेत्र आ रहा है और स्टेट पर जाता है आपका एमपी। देखिए फ्रेंड्स, बुक में एक छोटे छोटे से वर्ड के थ्रू आपको समझाया गया है। यदि हम उन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे जब हमने देखा कि उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, भारत के मध्य में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ, इस तरह से यहाँ पे हमें छोटे छोटे से हिंट दिए गए हैं। तो इन हिंट से ही हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्र की, तो उत्तरी क्षेत्र में संभवतः उत्तर प्रदेश राज्य आता है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो दो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर कृषि के साक्ष्य की बात की गई है, और उन कृषि के साक्ष्य में भी मुख्य रूप से बात की गई है धान या चावल की खेती की। तो वो जो दो क्षेत्र हैं वो हो सकते हैं आपके विंध्य क्षेत्र, विंध्य के उत्तर में और यहाँ पे मुख्य रूप से जो चंबल नदी जो बहाव है नदी का वो है आपकी यमुना, और चंबल का भी कुछ क्षेत्र है चंबल। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे यदि ऐतिहासिक क्षेत्रों के नाम से बात की जाए तो वो संभावना है दो क्षेत्रों के होने की। उसमें से पहला है कोल्डी हवा
कोल्डी हवा, और दूसरा है आपका महगढ़ा। महगढ़ा। कोल्डी हवा भी एक नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल। और यहाँ पे बताया गया है कि विंध्य के उत्तर में जो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कोल्डी हवा से धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। और ये जो साक्ष्य हैं ये लगभग 6000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। 6000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अनाज रखने के लिए पुराने मटके और घड़े मिले हैं, और इन पुराने मटके और घड़ों से चावल की भूसी और कुछ दाने चिपके हुए मिले हैं। उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर चावल की खेती हुआ करती थी। इसी तरह से महगढ़ा भी एक नवपाषाणिक पुरास्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल। और यहाँ से भी अनाज रखने के मटके या घड़े या पुराने बर्तन मिले हैं। और ये जो दोनों ही क्षेत्र हैं, कोल्डी हवा और महगढ़ा, ये दोनों ही बेलन नदी घाटी क्षेत्र में पड़ते हैं। बेलन नदी घाटी क्षेत्र जो कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, विंध्य के उत्तर में पड़ती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विंध्य के उत्तर में ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विंध्य के दक्षिण में नर्मदा नदी बहाव क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे कि एमपी राज्य और जो ऐतिहासिक स्थल है भीमबेटका और हथनौरा, वो एमपी राज्य की सीमा में आ जाते हैं। तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र विंध्य के उत्तर में जब बात आती है तो यहाँ पे इन दो स्थानों की संभावना अधिक हो जाती है, कोल्डी हवा और महगढ़ा। उसमें भी कोल्डी हवा एक ऐसा स्थान है जहाँ से चावल की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें चावल की भूसी और चावल के दाने मिले हैं, जो कि प्रामाणिक भी हो चुका है कि ये लगभग 6000 वर्ष पूर्व के हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि विंध्य क्षेत्र में कोल्डी हवा और महगढ़ा नामक क्षेत्र की बात की गई है। अगला आता है आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, यानी यहाँ पे बात की गई है सिंधु नदी तंत्र की। अगला है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु हम कह सकते हैं इसे सिंधु नदी तंत्र, और जिसे यहाँ पे सिंधु और सहायक नदियों के रूप में बताया गया है किताब में। और यहाँ पे बात की गई है 4700 वर्ष पूर्व के आरंभिक नगर। तो देखते हैं इसे मानचित्र में। फ्रेंड्स देखिए ये है सिंधु नदी तंत्र। इसमें ये मुख्य नदी है सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी मुख्य रूप से 3 देशों में, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन से इसका आरंभ होता है, ये भारत में बहती है और भारत के बाद में पाकिस्तान से होते हुए ये अंत में अरब सागर में मिल जाती है। चीन में बहकर ये भारत में प्रवेश करती है लेह लद्दाख से, और लेह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में भारत में जो 5 नदियां हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियों के रूप में बहती हैं, उनमें है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र की बात की गई है इतिहास के आरंभिक नगरों के संदर्भ में, यानी इतिहास के आरंभिक नगर कौन से थे? सैंधव नगर। हम सभी जानते हैं सिंधु के किनारे
मोहनजोदड़ो और रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की गई है। इसीलिए सिंधु नदी के किनारे पर, क्योंकि रावी भी सिंधु का ही एक हिस्सा है, सहायक नदी है, तो इसीलिए उसे सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बात की गई है सिंधु सभ्यता की। तो ये जो नदी तंत्र है, इन मुख्य नदियों के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो सभ्यता के आरंभिक नगर हैं वो सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न हुए थे या विकसित हुए थे, और उन्हें सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे काल भी बताया गया है 4700 वर्ष। इसमें बताया गया है कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर विकसित हुए थे। इस प्रकार 4700 वर्ष पूर्व की यहाँ पे बात की गई है। ये तो हो गए फ्रेंड्स ये 4 क्षेत्र। अब 5वां और अंतिम क्षेत्र आता है गंगा घाटी। यहाँ पे यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। देखिए सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र, सबसे पहले बहाव क्षेत्र तो ये 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान। अब ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? चीन में बहकर भारत के लेह लद्दाख से भारत में प्रवेश। ठीक है, भारत के लेह लद्दाख से भारत में प्रवेश। और लेह एकमात्र भारतीय शहर जो सिंधु नदी के किनारे बसा है। पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे जो मुख्य बात की गई है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो वो है सिंधु की सहायक नदियाँ हालांकि और भी हैं, लेकिन यहाँ पे जिन 5 मुख्य नदियों की बात की गई है हम भी उन्हीं के संदर्भ में बात करेंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें से जो खुद सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है सिंधु सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा हो गया आपका रावी नदी। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की गई है 2700 वर्ष पूर्व जो हमारी सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी उसकी, यानी कि सिंधु काल की, सिंधु सभ्यता की बात की गई है। सिंधु सभ्यता की बात ये हो जाता है आपका सिंधु और उसका नदी तंत्र। अब अगला और 5वां बिंदु आता है हमारा गंगा घाटी क्षेत्र। गंगा घाटी क्षेत्र में बात की गई है गंगा और उसकी सहायक नदियों की, यानी कि गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ बात की गई है हिमालय से निकलने वाले नदी तंत्र की, जिसमें गंगा मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की गई है। और गंगा घाटी में पनपने वाले एक महाजनपद मगध की बात यहाँ पे की गई है। तो गंगा और सोन जो उसकी सहायक नदी है उसकी यहाँ पे मुख्य रूप से बात की गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र की कुछ
सहायक नदियाँ। गंगा नदी तंत्र में गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है वो है यमुना और सोम। यमुना, सोम। हालांकि चंबल और बेतवा भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन चंबल और बेतवा गंगा में मिलने से पहले यमुना में आकर मिल जाती है, यमुना में, तो इन्हें उप सहायक नदियों का नाम दिया गया है। यमुना में मिल जाती है। और यहाँ पे बात की गई है ऐतिहासिक दृष्टि से गंगा के दक्षिण में स्थित नगर मगध की बात की गई है। तो मगध की जो भौगोलिक अवस्थिति वो हो गई गंगा के दक्षिण में और सोन के उत्तर में। मगध एक नगर के रूप में किस तरह से, मगध जो कि उस समय का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। और यहाँ पे यदि समय की बात की जाए तो समय दिया गया है 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व के शक्तिशाली राज्य के रूप में अब 2500 वर्ष पूर्व का अर्थ हो गया यहाँ पे 500 ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ पे बुक में 2000 को आधार वर्ष माना गया है। तो 2500 वर्ष पूर्व मगध गंगा घाटी में स्थित एक ऐसा शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद। और ये जो महाजनपद है ये किस तरह का महाजनपद था, ये एक राजतंत्रीय, यहाँ पे राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती थी, राजतंत्रीय महाजनपद था, जिसकी यहाँ पे बात की गई है एक नगर के रूप में। तो नगर कौन सा है, ये जो नगरीय सभ्यता है ये थी द्वितीय नगरीय सभ्यता। प्रथम कौन सी हो गई हमारी, सिंधु सभ्यता। इस द्वितीय नगरीय सभ्यता को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे गंगा घाटी के मैदान में आपको परिचित करवाने का प्रयास किया गया है मगध महाजनपद से। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन 5 स्थानों, सिंधु और उसका नदी तंत्र, पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी क्षेत्र। इन 5 स्थानों के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से मानव सबसे पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में रहता था और उसने अलग अलग जगहों पर किस तरह से नदी घाटियों के किनारे अपना निवास स्थान बनाया। धीरे धीरे उसने किस तरह से कृषि करना आरंभ किया और उस कृषि में कौन कौन से वो अनाज उत्पन्न किया करता था, किस तरह से उन्होंने उस अनाज के संरक्षण को करने के लिए बर्तनों और सुरक्षित स्थानों का उपयोग किया और धीरे धीरे किस तरह से वो नगरों की ओर बढ़ा। नगरों में प्रथम नगरीय सभ्यता सेंधा सभ्यता की ओर यहाँ पे इशारा किया गया है और द्वितीय नगरीय क्रांति मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया। अब बात आती है हमारे देश के नामकरण की, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश के नाम के संदर्भ में यहाँ पे 2 बातों का जिक्र किया गया है। जो देश के नाम बताए गए हैं वो पहला बताया गया है भारत और दूसरा बताया गया है इंडिया।